Hello दोस्तों, this is Mahavir Singh again and we will discuss today next DMS database management system. So database management system आपको वैसे पता होगा database management system डेटा को इकट्ठा रखता है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है और ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है और जब भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को जरूरत पड़ती है वो डेटा को यूज कर सकता है। लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू डेटा को यूज करना पड़ता है, यानी कि पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस मैनेजमेंट के पास जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिर डेटा निकाल कर देगा। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या करता है, तो ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है और डेटा को यूज करने में हेल्प करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को। और वो क्या करता है, तो ये मतलब फैसिलिटेट करता है टू क्रिएट एंड मेंटेन वेल ऑर्गेनाइज डेटाबेस। यानी कि एक तरह से डेटा को किस तरह से मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये काम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। जैसे अभी वापस इसी में यही लिखा हुआ और कुछ नहीं है। एक बार जैसा अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन से है जो सॉफ्टवेयर, जैसे कि ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर्स हो गया, DB2, इसके नाम आपने सुने भी होंगे कई जनों ने, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें से। सो DBMS आर सॉफ्टवेयर, सबसे पहले क्या है, सॉफ्टवेयर दैट ऐड मतलब हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, यूजिंग द डेटा needed by the application programs. They provide the facility to create, maintain a well-organized database. Application access the DBMS, यानी कि एप्लीकेशन किसको एक्सेस करता है, एप्लीकेशन DBMS को। फिर DBMS क्या करता है, which then access data, फिर DBMS क्या करता है, डेटा को एक्सेस करता है। तो कमर्शियली अवेलेबल डेटाबेस कौन से हैं, Oracle, MySQL, SQL सर्वर्स एंड DB2, Oracle, MySQL, SQL सर्वर्स एंड DB2। सो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बोलें, क्योंकि कोई भी चीज़ याद रखने के लिए हम जितने हमारे सेंसेस को यूज़ करेंगे उतना बेटर है। आप बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करो, आप आवाज़ का यूज़ करो, आप उसको महसूस करो, उसको फील करो। जितना इमेजिनेशन पावर, जितना आप सेंसेस यूज करोगे उतना आप इजीली याद करोगे। ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि स्ट्रेटेजी हम बनाते ही इसलिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक वॉर जोन है और उस वॉर जोन में जीतना इम्पोर्टेंट है, तो जीतने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। पुराने टाइम में भी जब भी युद्ध होता था, वॉर होता था, तब लोग स्ट्रेटेजी बनाते थे कि इस वॉर को कैसे हम जीतें। तो यहाँ पे भी एक सबसे बिजनेस में जीतने का क्या मतलब क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करना। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाते ही इसलिए कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करें। जब भी स्ट्रेटेजी का नाम आए तो आपके दिमाग में आना जाना चाहिए कि ये सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल मतलब जो चलता रहे, हमेशा बना रहे, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो द बिजनेस स्ट्रेटेजी हम पढ़ लेते हैं। तो एट द हाईएस्ट लेवल, कौन से लेवल पे, हाईएस्ट लेवल, द स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी इज स्पेसिफाइड। सबसे पहले क्या होता है कि टॉप लेवल वाले क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जो कंपनी हाईएस्ट लेवल पे कंपनी ने स्पेसिफाइड की कि हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, और वो स्ट्रेटेजी क्या होती है, लॉन्ग टर्म पे चलती है, क्योंकि टॉप लेवल हमेशा लॉन्ग टर्म लेके चलता है, विजन लेके चलता है। जैसे नैनो बनाई थी टाटा ने, ठीक है, तो उन्होंने एक विजन लिया था कि हम नैनो बनाएंगे, फिर उन्होंने लखटकिया कार बनाई। अब वो बाय बैड लक नहीं चली क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट पोजीशनिंग अच्छी नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने उसे गरीबों वाली कार के पोजीशनिंग की प्रोडक्ट की, इसकी वजह से नहीं चली। पर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बिजनेस स्ट्रेटेजी, जो हाईएस्ट लेवल पे जो स्ट्रेटेजी स्पेसिफाइड की जाती है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म कंसेप्ट को लेकर चलती है, जो हमें कॉम्पिटिटिव एंड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सके। जैसे जियो ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है ये फाइबर ऑप्टिक्स में कि अभी एयरटेल ने पहले से ही उन्होंने कर रखा है, बाकी जो सारी टेलीकॉम कंपनी है ना, उन्होंने वो सब इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन जियो ने अभी किया है और उसके पास बहुत पैसा है। अभी वो 5G की तैयारी कर रहा है, 6G की तैयारी कर रहा है जियो, और यहाँ पे ये 4G पे अटके पड़े, और उनका डेटा इतना अच्छा है नहीं क्योंकि उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स यूज ही नहीं किया। और फाइबर ऑप्टिक्स आप तो पढ़ चुके हो आईटी में, कितना फास्ट होता है वो, लाइट मतलब लाइट की स्पीड होती है उसमें। सो लेट्स गो अहेड। सो
हम वापस पढ़ते हैं। तो एट द हाईएस्ट लेवल द स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइड विच डिस्क्राइब्स इट्स लॉन्ग टर्म कंसेप्ट डेवलप अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम बिजनेस स्ट्रेटेजी, जैसे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी है कि कॉस्ट कम रखो, क्वालिटी अच्छी रखो, कम से कम कॉस्ट, साइनर्जी इफेक्ट किससे, या पीएलसी का उसे एक लार्ज क्वांटिटी में आप कोई भी प्रोडक्ट बना के फिर उसका कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाता है, तो वैसा कुछ करो बल्क में बना के। तो कॉस्ट लीडरशिप एक स्ट्रेटेजी है। और दूसरा बिजनेस स्ट्रेटेजी डिटरमाइंस गोल्स टू डिटरमाइन ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट बिजनेस प्रोसेस। तो कुछ था ही नहीं यार, है ना, कुछ था। अभी देखते हैं ईआर डायग्राम, बॉक्सेस। देखो बॉक्सेस, देखो अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग जाए तो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है वो एक इवेंट होता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट से कोई भी हाउस हो गया, कार हो गया, पेंटिंग हो गई, या कोई भी ऑब्जेक्ट नाउन थिंग जो हो गई, ठीक है, वो हो गई। और इवेंट क्या हो गई, कुछ एक्शन जो हो रहा है इवेंट, जैसे हमने सेल किया, परचेज किया, सर्विस किया, तो ये इवेंट हो गई। और कंसेप्ट क्या हुआ कि हम जो ऑर्डर देते हैं वो कंसेप्ट है। सो यही है बॉक्स के अंदर। और डायग्राम क्या होगा, रिलेशन बना रहा है। डायग्राम जो डायमंड है, डायमंड क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है कि दो एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जैसे क्लास में एक ट्यूटर पढ़ा रहा है, क्लास क्या हो गई, क्लास क्या होगी, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट। इंस्ट्रक्टर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ना। फिर इसके बाद में क्लास और इंस्ट्रक्टर के बीच में रिलेशन क्या हो गया, डायमंड। पढ़ाना क्या हो गया, इवेंट, ठीक है। अभी इसमें पढ़ लेते हैं अपन। बॉक्सेस आर कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट एंटिटीज। बॉक्सेस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटीज को। सो एनी एंटिटी मे बी फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज हाउस और कार, और एन इवेंट सच एज हाउस, सेल और कार सर्विस, or a concept such as customer transaction or order. The entity represented by rectangle and labeled with a singular noun, और ये हमेशा सिंगुलर होता है, ऐसा बताया इसमें, ठीक है। डायमंड क्या है, डायमंड आर नॉर्मली यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। डायमंड से हमेशा रिलेशनशिप ही बताई जाती है। रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एंटिटीज। फॉर एग्जांपल, class is taught by instructor. The relationship of ER diagram represented by lines drawn between the entities involved in द एसोसिएशन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेल्स प्रोसेस एंड परचेज टू पे, P2P प्रोसेस। तो सेल्स में क्या क्या होता है ये आपको पता ही है, वैसे पता ही है। सेल्स में होता क्या है, क्या होता है, फुलफिलिंग कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर गुड्स एंड सर्विस, यही सेल्स है। परचेज क्या है, obtaining raw material required for production of a product or providing a service, वो परचेज है। तो आप कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल, कस्टमर रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हो, वो आपका सेल्स है। और अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, वो आपका परचेज है, ठीक है। तो इन दोनों में फ्लो ऑफ डेटा कैसे होता है, सेल्स में होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग कस्टमर ऑर्डर, और फाइनल कहाँ से हो गया, कलेक्टिंग कैश। यानी कस्टमर ऑर्डर का डॉक्यूमेंट बनाओ और कैश कलेक्ट करो, ये है हो गया हमारा क्या, ट्रांजैक्शन फ्लो ऑफ डेटा। और परचेज में क्या होता है, ट्रांजैक्शन फ्लो ऑफ डेटा कैसे होता है, हाँ मतलब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, वो आपका पहला फ्लो ऑफ डेटा हुआ। और खत्म कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ पेमेंट टू द वेंडर। वहां पे आप कलेक्ट कर रहे थे कैश सेल्स में, और यहाँ पे आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो पॉइंट ऑफ पेमेंट टू द वेंडर, प्लेसिंग एन ऑर्डर विद द वेंडर, ठीक है। तो सेल्स में क्या क्या होता है, तो कस्टमर ऑर्डर देता है पहले, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्विक एंड रिलीज होता है, फिर शिपिंग होता है, फिर इनवॉइस जनरेट होता है, फिर रिसिप्ट हो जाती है गुड्स की, फिर उसके बाद में रिकंसाइलेशन हो जाता है। वैसे ही इसमें हो जाता है परचेज में, परचेज रिकग्निशन होता है। हम कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम्हारा भाव भेजो, फिर बहुत सारे कोटेशन आते हैं, बेस्ट कोटेशन हम पिकअप करते हैं, फिर परचेज ऑर्डर कर देते हैं, फिर रिसिप्ट हो जाता है, पेमेंट कर देता है। सही है ना, इजी है यार, कुछ नहीं है इसमें, सब बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं आईटी में। अभी हम रैम देखते हैं, रैम। तो रैम और रोम के बीच में डिफरेंस दिखता है। तो रैम देखो, रैम मतलब रीड एंड
मॉडिफाई, रीड एंड मॉडिफाई, यानी कि जो डेटा हम रीड भी कर सकते हैं उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो रैम हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, वोलेटाइल हो गया, वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मतलब कुछ चेंजेबल है, वोलेटाइल इन नेचर। यानी कि अगर लाइट जैसे ही पावर ऑफ हो गया तो क्या हो गया, मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो इसलिए वो इसको बोलते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। तो रोम का मतलब क्या हो गया, रीड एंड नॉट मॉडिफाइड, यानी कि नॉन वोलेटाइल। यानी कि ये रोम कौन यूज करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर वाले यूज करते हैं, जिनको पता है कि ये डेटा हमारा स्टोर ही रहना चाहिए, ये निकलना नहीं चाहिए, ये चेंज नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये हमारा डेटा होना ही चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग जो एंटिटीज होती है वो अपने डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए यूज करती है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरर यूज करता है। और रोम का दिस इज द नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ऊपर वोलेटाइल था, नीचे नॉन वोलेटाइल इन नेचर। दीज आर यूज्ड टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रेफरेंस बाय सीपीयू। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड नॉट मॉडिफाइड, ऊपर क्या थी, मॉडिफाइड, रीड एंड मॉडिफाइड, यहाँ पे क्या है, रीड एंड नॉट मॉडिफाइड। So generally used by manufacturer to store data and program like translator that is used rapidly, यानी कि ट्रांसलेटर जैसे यूज होता है। और दूसरा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। वैसे मेमोरी मैनेजमेंट किसका फीचर है आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर ही है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या काम करता है, ऑब्वियसली यार मेमोरी का मैनेज करता है, यानी कि मेमोरी को कंट्रोल करता है, एक कौन सी मेमोरी को एक्सेस करना है, मैक्सिमाइज कैसे करना है मेमोरी को, स्टोरेज को कैसे मैक्सिमाइज करना है, यही काम होता है मेमोरी मैनेज का। सिंपल, नाम से पता चल रहा है ना। हाँ, इसमें वर्चुअल मेमोरी भी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आजकल वर्चुअल मेमोरी भी आती है, जिसको हम कैश मेमोरी भी बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी मतलब हाँ, हार्ड डिस्क में एक छोटा सा एरिया कर्विंग किया जाता है, कर्विंग एन एरिया ऑफ हार्ड डिस्क, जिसको पेज फाइल भी बोलते हैं, पेज फाइल बनाते हैं। और वो जब भी रैम फुल हो जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रीड एंड मॉडिफाइड, तो जब भी वो फुल हो जाती है तब हम उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं वो वर्चुअल रैम से, इसको वर्चुअल रैम भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड है टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट यानी कि टास्क को मैनेजमेंट करना, यानी कि मल्टीटास्किंग की बात कर रहा है, यानी कि मैं एक फाइल की जगह दूसरी फाइल भी रन कर रहा हूँ, तीसरी फाइल भी कर रहा हूँ, चौथी फाइल भी कर रहा हूँ। वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, फीचर है। टास्क मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट दोनों क्या है, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, फीचर है। समझा। सो ये क्या काम करता है, ये रिसोर्सेज को एलोकेट करता है टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। क्या हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस फैसिलिटी यूजर टू वर्क विद मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम, यानी कि वो एक बंदा एक से ज्यादा एप्लीकेशन ओपन कर सकता है। मल्टीटास्किंग एंड आल्सो अलाउज मोर दैट वन यूजर टू यूज द सिस्टम, टाइम शेयरिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि एक से ज्यादा जो यूजर अगर डेटा मतलब एक ही सिस्टम को यूज करे तो उसको टाइम शेयरिंग मिलता है। जैसे नहीं होता ये, क्या नाम है आपका, जब भी आपका मतलब कंप्यूटर में खराबी या पीसी में या लैपटॉप में कुछ खराबी आती है तो बोलते हैं ना वो हमें, सर आप अपना क्या बोलते हैं यार उसको, तो एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से वो एक्सेस कर पाता है, सामने वाला बंदा तो वो जो एक्सेस कर पाता है डेटा को, उसको क्या बोलते हैं यार, नाम मुझे मेरे मुँह से निकल रहा है यार, जबान पर आकर निकल रहा है। मैंने उसको डाउनलोड भी किया था, उसको बोलते एनी डेस्क, जैसे एनी डेस्क है, ठीक है। तो एनी डेस्क में ये पॉसिबल है, तो वो टाइम शेयरिंग हो गया है। एनी डेस्क सॉफ्टवेयर क्या करता है, टाइम शेयरिंग करता है। तो ये कौन है, ये भी एक फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फैट एंड थिक क्लाइंट की। फैट मोटा, मोटा मतलब सब कुछ पड़ा है, साला खा खा के मोटा हो गया, सब कुछ ये अकेला ही कर लेता है, किसी को करने की जरूरत ही नहीं होती। थिन क्लाइंट मतलब कमजोर बंदा, जरूरत पड़ेगी और इसको सांस लेने के लिए भी लोगों के दूसरे के फेफड़ों की जरूरत पड़ती है।
तो ये दूसरों की जरूरत पड़ती है, ये अकेले कुछ कर नहीं सकता। तो ये सोच के हम करते हैं। एक मिनट। तो फैट क्लाइंट क्या करेगा? फैट और थिक क्लाइंट, थिक भी मतलब वही होता है मोटा, इज ए क्लाइंट दैट परफॉर्म बल्क ऑफ एनी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन इटसेल्फ, खुद से ही। मोटा इतना है कि यार सारा डेटा प्रोसेसिंग खुद से ही कर लेता है, डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन सारा खुद से कर लेता है, उसको जरूरत नहीं होती सर्वर की। हाँ जरूरत पड़ती है सर्वर की, लेकिन वो डेटा को स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ सकती है, बाकी उसे स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डेटा स्टोर करेगा तो ये यानी कि कहना का मतलब पब्लिक प्लेस, पब्लिक इन्वायरमेंट में नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो डेटा स्टोर करेगा सर्वर पर पब्लिक इन्वायरमेंट में तो माइट भी के डेटा इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंच जाए। इसलिए ये जो फैट और थिक क्लाइंट के जो फैट और थिक क्लाइंट के जो अपने पीसी होता है वो क्या कर सकते हैं, वो पब्लिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी एक बार पढ़ लेते हैं। सो फैट एंड और थिक क्लाइंट इज अ क्लाइंट दैट परफॉर्म द बल्क ऑफ एनी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन इटसेल्फ एंड डज नॉट नेसेसरली रिलाई ऑन द सर्वर, अनलाइक थिन क्लाइंट। थिक क्लाइंट डू नॉट रिले ऑन सेंट्रल प्रोसेसिंग सर्वर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सर्वर पर रिले नहीं करते, भरोसा नहीं करते, निर्भर नहीं रहते, बिकॉज द प्रोसेसिंग इज डन लोकली। प्रोसेसिंग कौन करता है? खुद ही कर लेता है। फैट क्लाइंट खुद ही कर लेता है, प्रोसेसिंग कौन कर लेता है? लोकली कर लेता है। थिक क्लाइंट ऑन यूजर सिस्टम एंड द सर्वर इज एक्सेस प्रिमरली फॉर स्टोरेज पर्पज। खाली अगर सर्वर को एक्सेस करना पड़ा तो स्टोरेज पर्पज के लिए एक्सेस करता है। और इसमें अब देखो थिक क्लाइंट है, फैट क्लाइंट है, तो इसमें सब कुछ अवेलेबल होगा, सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे, सारे सिस्टम अवेलेबल होंगे, अपग्रेड करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा और महंगा भी होगा। सिंपल है ना? सो फॉर दैट रीजन थिक क्लाइंट आफ्टर आर नॉट वेल सुटेड फॉर पब्लिक इन्वायरमेंट्स। इसी की वजह से पब्लिक इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं होते टू मेंटेन अ थिक क्लाइंट। इट आईटी नीड्स टू मेंटेन all system for software deployment, upgrades, rather than just maintaining application on the server, for example PC। ये दिक्कत है। और थिन क्लाइंट, अब मैंने बोला ये सांस लेने के लिए भी दूसरों को फेफड़ों की जरूरत पड़ती है, तो ये प्रोसेसिंग कोई और करता है। प्रोसेसिंग कौन करता है? यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर करता है। प्रोसेसिंग कौन करता है? एप्लीकेशन सर्वर करता है। थिन क्लाइंट में प्रोसेसिंग कौन करता है? एप्लीकेशन सर्वर। थिक क्लाइंट में प्रोसेसिंग कौन करता है? खुद ही करता है, लोकली किया जाता है। वैसे ही थिन क्लाइंट में प्रोसेसिंग कौन करता है? एप्लीकेशन सर्वर करता है। तो थिन क्लाइंट यूज द रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट कंप्यूटर। A thin client generally only present process data and provided by an application server which perform bulk of any required data processing। यानी कि जो bulk of any data required data processing है वो कौन करता है? एप्लीकेशन सर्वर करता है। एक ही लाइन बार बार बोलिए, एप्लीकेशन सर्वर डेटा प्रोसेसिंग करता है। अ थिन क्लाइंट मशीन इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद अ सेंट्रल प्रोसेसिंग सर्वर, मीनिंग देयर इज अ लिटिल हार्डवेयर, यानी कि उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग सर्वर पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसको हम एप्लीकेशन सर्वर भी बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग सर्वर पर डिपेंड रहना पड़ता है और वो वहां से कम्युनिकेट करता है और डेटा वहां से फेच करता है और वो डिस्प्ले करता है यूजर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ लिटिल हार्डवेयर होते हैं, लिटिल सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं यूजर्स के मशीन में। अ डिवाइस यूजिंग वेब एप्लीकेशन, ऑफिस वेब इज अ थिन क्लाइंट। वेब एप्लीकेशन जो है वो क्या है? थिन क्लाइंट है। वेब एप्लीकेशन क्या है? थिन क्लाइंट है। वेब एप्लीकेशन क्या है? थिन क्लाइंट है। आ गया समझ में? चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।